नमस्कार मित्रों, मैं ओपी सिंह। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अपने मित्रों से, अपने छात्रों से एक वीडियो के माध्यम से संवाद स्थापित करूं, क्योंकि कई दिन हो गया है आप लोगों को देखे हुए और आप लोगों को महसूस किए हुए। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने, कम से कम नहीं आमने सामने तो कम से कम इसी बहाने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से संपर्क किया जाए। मित्रों, मैंने एक उपन्यास उठाया है। इस पिछले लॉकडाउन का जो समय बीता है, उस लॉकडाउन में मैंने इस किताब को, इस उपन्यास को मैंने पुनः पढ़ा। पहले मैंने बीए में जब मैं पढ़ता था उस दौर में मैंने पढ़ा था इसको। दोबारा मुझे महसूस हुआ इसको पढ़ना चाहिए, तो मैंने ये जो समय बीता इसका इस्तेमाल करते हुए इस उपन्यास को मैंने दोबारा पढ़ा है। और मैं उसको पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की कोशिश में हूँ, और हर बार कुछ न कुछ नई चीज़ मुझे मिल रही है। और मैं बता दूं कि यह उपन्यास आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को भी दोबारा ज़रूर पढ़नी चाहिए उपन्यास। वजह ये है कि हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, हमारी जो सामाजिक संरचना है, और देश जब आज़ाद हुआ है उसके बाद की जो स्थितियां हैं, और वह स्थितियां किस तरीके से समाज के नए कलेवर को गढ़ती हैं, और नई नई चीज़ें जैसे निकल कर बाहर आती हैं, जैसे कि पुलिस व्यवस्था है, ग्राम प्रधान के चुनाव से संबंधित चीज़ें हैं, या राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम जो व्यवस्थाएं लागू होती हैं गरीब जनता को दुरुस्त करने के लिए, बेहतरीन जीवन का स्थापित करने के लिए, जो सरकारी स्तर पर जो चीज़ें, जो प्लान लाया जाता है, वो अमली जामा कैसे पहनाया जाता है, वो तमाम चीज़ें इस उपन्यास के माध्यम से दिखाई गई हैं। यहाँ तक कि जो विद्यालय है, छंगामल विद्यालय के माध्यम से, और वहाँ के जो शिक्षकों के माध्यम से, गांव के प्रधान के माध्यम से, और जो तमाम जो ग्रामीण अधिकारी है, जिले स्तर पर जो अधिकारीगण होते हैं, क्षय रोग अधिकारी, मलेरिया रोग अधिकारी, और तमाम जो विभागों से संबंधित या शिक्षा विभाग से संबंधित तमाम जो अधिकारीगण हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, उनकी कार्य की रूपरेखा क्या होती है, और किस तरीके से वो ईमानदारी बरतते हैं या नहीं बरतते हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें विषय के रूप में समाहित हुई है। मैं आपको बता दूं कि यह उपन्यास आप जो पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि क्या है ये उपन्यास, लेकिन सही बताऊं तो व्यंग्य के रूप में दिखाया तो गया है, लेकिन हमारे समाज का बहुत बड़ा स्वरूप, असल चित्र, हमारे समाज का जो असल चित्र है, खोल के भीतर का जो चित्र जिसे हम कह सकते हैं, खोल के भीतर का जो चित्र है, जो कि उसको जब हम नंगी आंखों से देखते हैं तो हम बिल्कुल तिलमिला जाते हैं कि वाकई में ये तो असल सच्चाई है। जीवन की असल सच्चाई तो यही है। जैसे छंगामल विद्यालय में वहाँ का जो प्रिंसिपल है, वो अपने विद्यालय में जिन टीचरों की नियुक्ति करता है, वो अपने सगे संबंधियों की करता है, और जो योग्य शिक्षक हैं और जो अयोग्य शिक्षक हैं, उनके बीच की जो लड़ाई किस तरीके की होती है, और तमाम चीज़ें आप इस उपन्यास के माध्यम से पढ़ेंगे और देखेंगे, महसूस करेंगे। और अंततोगत्वा वह जो योग्यता लिए जो शिक्षक होता है उसको बाहर भी जाना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो हमारे वैद्य जी हैं, जिनका इस उपन्यास के मेरुदंड जिसे हम कह सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द ही ये उपन्यास गढ़ा गया है, तो उनका भी रूप आपको देखने को प्राप्त होगा कि वह किस तरीके से ग्राम प्रधान अपने जो उनका सेवक है, जो कि उनके दरवाजे पर, उनके बैठक के सामने नीम के पेड़ के नीचे सील बट्टे पर जो भांग पीसा करता था, अंडरवियर पहने हुए, पूरा नंग धड़ंग, बिना कपड़े के और अंडरवियर पहने हुए भांग पीसा करता था, उसे गांव का प्रधान बना देते हैं। वे वैद्य जी और उस विद्यालय, छंगामल विद्यालय के मैनेजर कई सालों से लगातार बने हुए हैं, और बने रहने की कोशिश में हमेशा राजनीति करते रहते हैं। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव वहाँ पे स्थापित है, कोऑपरेटिव बैंक, उसमें भी वे अध्यक्ष बने रहते हैं, और उसकी राजनीति में हमेशा संलग्न रहते हैं। और उनका जो धुर विरोधी जो उनका उस गांव का व्यक्ति है, जिसे हम कहते हैं रामाधीन भीखम खेड़वी। अब ये रामाधीन भीखम खेड़वी, जो कि इस उपन्यास में प्रतिद्वंदी के रूप में इनके सामने आते हैं वैद्य जी के,
और इनकी नाम के पीछे भीकम खेड़वी कैसे पड़ा, ये कैसे कलकत्ता गए, कैसे कैसे क्या हुआ, अफ़ीम की खेती या अफ़ीम के बिजनेस में कैसे ये आड़त लगाया इन्होंने, फिर वहाँ से कैसे जेल गए, 2 साल जेल काट कर फिर वापस आए, फिर यहाँ पर शिवपालगंज में आ गए, और शिवपालगंज में होने के बावजूद इनके नाम के साथ भीकम खेड़वी क्यों लगा है, ये तमाम चीज़ें इस उपन्यास में चित्रित हैं। मैं आपको संक्षेप में बता भी देता हूँ कि भीकम खेड़वी इसलिए लगाया है इन्होंने अपने नाम के साथ क्योंकि इनका जो गांव है असल में भीकम खेड़ा के नाम से रहा, और भीकम खेड़ा और शिवपालगंज दोनों आसपास बिल्कुल सटे हुए गांव थे, और कालांतर में वह दोनों एक हो गए, मतलब एक ही साथ वह गांव मिल गए, और इस वजह से उसका जो नाम है वह किसी न किसी रूप में लुप्त हो गया था, भीकम खेड़ा का। तो हमारे जो ये रामाधीन साहब हैं इन्होंने अपने नाम किया क्योंकि ये एक शायर भी हैं, ये कुछ शायरी वायरी भी कर लेते हैं, तो अपने नाम के साथ इन्होंने अपने नाम गांव का नाम भी भीकम खेड़वी रख कर इस गांव के पुराने गांव के नाम को जिंदा रखा है। मैं आपको इस उपन्यास पर विशद चर्चा करने से पहले संक्षेप में बता दूं कि आपको कि इस उपन्यास में पात्र कौन कौन से हैं। इस उपन्यास का सबसे प्रमुख पात्र जो है वह है रंगनाथ। रंगनाथ इसलिए मैं इसको प्रमुख मानता हूँ क्योंकि यह उपन्यास जब इसकी शुरुआत होती है और जब तक इसका अंत नहीं हो जाता है, हर प्रसंग में रंगनाथ उपस्थित आपको मिलेगा। रंगनाथ ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जहाँ पर रंगनाथ उपस्थित नहीं होता है, या अमूमन जगहों पर ये रंगनाथ उपस्थित रहते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये मुख्य पात्र हैं। हालांकि मैं यह भी मानता हूं कि मुख्य पात्र की जो विशेषताएं होती हैं वह विशेषताएं रंगनाथ में नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे प्रसंगों में रंगनाथ एक दर्शक के रूप में, मूक दर्शक के रूप में, या कहीं कहीं कुछ बोल बस देते हैं, किन्हीं प्रसंगों में अपनी बात रख देते हैं, नहीं अमूमन जगहों पर वह खाली शांत बैठे रहते हैं और दर्शक का रूप धारण किए रहते हैं। तो रंगनाथ मुख्य पात्र होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं उनके उस चरित्र में। इसके अलावा इस मुख्य पात्र का जो मैंने पहले ही बताया कि रीढ़ मेरुदंड है, वो वैद्य जी हैं जो कि रंगनाथ के मामा हैं, और वैद्य जी के 2 बेटे हैं। एक बेटा है जो पहलवानी करता है और वो पहलवानी में उसका अच्छा खासा नाम है, और अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने कस्बे और अपने आसपास का जो जवार है उसमें उसकी तूती बोलती है। वो तमाम गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को संगठित करके उस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखता है, यहाँ तक कि डकैती चोरी से संलग्न लोग उसकी शागिर्दी करते हैं। उसका नाम है बद्री पहलवान। ये वैद्य जी का बड़ा बेटा है और छटा हुआ बदमाश हम कह सकते हैं इसको, घुटा हुआ बदमाश। लेकिन यह गुंडों में राजनीति करता है, खुद गुंडाई उतना नहीं करता जितना कि यह गुंडों में राजनीति करता है। दूसरा जो वैद्य जी का पुत्र है जिसका नाम है रुप्पन बाबू को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा युवा जो कि मुश्किल से 18-20 साल का लड़का, जो कि 18 साल का 19 साल का लड़का है, जो कि अभी अभी जवानी की पहली दहलीज पर उसने कदम रखा है, और बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं इत्र लगाकर, कानों में सिर पर चमेली का तेल रख के और खूब रंगीन कपड़ा धारण करके, रंगीनियत को मन में धारण करके, मतलब रंगीन चेतना का, रंगीन चित्त का, मतलब उसकी जो चेतना है वो रंगीन है, वह खुशगवार रहने में हमेशा विश्वास रखता है, और साथ साथ छात्र राजनीति में भी संलग्न रहता है। तो यह भी एक चुलबुलेदार कैरेक्टर है इस उपन्यास का, जिसे हम कह सकते हैं, जिसका नाम है रुप्पन बाबू। मैंने आपको बताया कि मुख्य पात्र रंगनाथ हैं, इनके बाद इनके मामा वैद्य जी, इसके अलावा जो बद्री पहलवान हैं रुप्पन बाबू। मैंने आपको यह भी बता दिया कि रामाधीन भीकम खेड़वी इनके विरोधी हैं जो उसी गांव के निवासी हैं। इसके अलावा मैंने आपको यह नहीं बताया कि एक कथा जो प्रसंग है वो तो एक प्रसंग तो वैद्य जी के घर और उनकी बैठक से संबंधित है जो संचालित होती है। दूसरी जो कथा है वह वहाँ उसी गांव में एक छंगामल विद्यालय है,
छंगामल विद्यालय जो इंटर कॉलेज है वहाँ पर भी उसके माध्यम से भी कथा काफ़ी हद तक संचालित होती है और प्रभावित होती है। उस छंगामल विद्यालय के वैद्य जी मैनेजर हैं और वैद्य जी कहीं न कहीं उनकी राजनीति के केंद्र में यह छंगामल विद्यालय और साथ में एक कोऑपरेटिव बैंक उसके भी वे अध्यक्ष या मैनेजर हैं, तो वह भी उनकी राजनीति के केंद्र में रहा है। उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें बुनी जाती हैं। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि यह जो विद्यालय है, इस विद्यालय में वैद्य जी का एक भतीजा है, वो क्लर्क की नौकरी करता है। उस छंगामल विद्यालय में क्लर्क के पद पर है। हालांकि उसका उतना चित्रण नहीं है इस उपन्यास में। इस छंगामल विद्यालय में एक प्राचार्य हैं और उनके कुछ सहायक शिक्षकगण हैं जो कि उनके साथ हैं, जिसमें कि दो प्रमुख रूप से शिक्षकों का नाम लिया जाता है, जिसमें कि खन्ना, मास्टर खन्ना हैं, खन्ना जी, और दूसरे मालवीय जी। मालवीय और खन्ना जी का और उनके जैसे एक दो लोगों का एक समूह है जो कि प्रिंसिपल के खिलाफ रहता है। प्रिंसिपल के खिलाफ इसलिए रहता है क्योंकि प्रिंसिपल सही मायने में ईमानदार प्रिंसिपल नहीं है। वो विद्यालय को बेहतरीन बनाने में, असल में वो विद्यालय के हित में काम करने वाला प्रिंसिपल प्राचार्य नहीं है। इस वजह से वो उसके साथ नहीं रहते हैं, उसके साथ मिलकर काम करने की उनके अंदर इच्छा नहीं होती, तो विरोध करते हैं। और इस विरोध का नतीजा यह निकलता है कि जो प्रिंसिपल है वो इनका विरोधी हो जाता है, खन्ना मास्टर और मालवीय जी का। तो ये तमाम उठापटक चलती रहती हैं चीज़ें और बार बार प्रिंसिपल जाकर, क्योंकि वैद्य जी मैनेजर हैं, तो उनके दरबार में, क्योंकि गांव पास में ही है, छंगामल विद्यालय के बगल में ही शिवपालगंज है, जहाँ के ये वैद्य जी रहने वाले हैं। तो वहाँ शाम सुबह प्रिंसिपल अपने क्लर्क के साथ, उनके भतीजे के साथ जाते रहते हैं, वहाँ भांग पीते रहते हैं और खन्ना और मालवीय के विरुद्ध शिकायत करते रहते हैं। और जो विरोधी धुर है, जैसा मैंने आपको बताया कि रामाधीन भीखम खेड़वी, वो कहीं न कहीं अंदर खाने खन्ना और मालवीय को सपोर्ट करता रहता है कि ये इनका, वो इस माध्यम से एक लॉबी खड़ी करते हैं रामाधीन भीखम खेड़वी कि इनके माध्यम से प्रिंसिपल का विरोध होगा और प्रिंसिपल के विरोध के साथ साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक विरोध का जो स्वर है वह वैद्य जी के खिलाफ भी निर्मित होगा। इस तरीके से रामाधीन खन्ना और मालवीय का सपोर्ट करते हैं, खुले रूप में नहीं, भीतर खाने। इसके अलावा इस जो उपन्यास के अन्य पात्रों में जिनका नाम लिया जा सकता है, एक है शनिचर। शनिचर हम जैसे कि हम पुरानी फिल्में देखते हैं तो जॉनी लीवर का जो कैरेक्टर है, जॉनी लीवर हमने देखा है कि फिल्मों में क्या है, जॉनी वॉकर, जॉनी लीवर क्या करते हैं, वो विदूषक होते हैं, विदूषक का काम करते हैं, हंसाते हैं। वैसे ही इस उपन्यास में एक शनिचर है जिसका नाम है मंगल प्रसाद। वो मंगल प्रसाद इस उपन्यास में उपस्थित होते हैं और ख़ास कर जो वैद्य जी का जो बैठक है, जिसको हम दरबार कह सकते हैं, उनका दरबार है, उस दरबार के बाहर जो द्वार का क्षेत्र है, मतलब जो जगह है, वहाँ पर नीम का पेड़ है, वहाँ पर वह चबूतरे पर बैठकर भांग पीसने का काम करता है। भांग पीसता है और लोगों को भांग पिलाता रहता है। और उसका जो रूप, उसका स्वरूप है, मैं वो बता दूँ कि वह शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करता, अंडरवियर में रहता है और हमेशा खुशामद करना उसका काम है। वो वैद्य जी की खुशामद करता है, बद्री पहलवान की खुशामद करता है और जो उनके पक्ष में जितना हो सकता है वो बोलता रहता है। वो लगातार उनके पक्ष में बोलने की कोशिश करता रहता है। कालांतर में उसको उसका लाभ भी मिलता है। वैद्य जी उसको अपनी राजनीति से उसको प्रधान भी बनवा देते हैं। वो बाद में प्रधान भी हो जाता है, ग्राम प्रधान भी हो जाता है। ये तमाम चीज़ें गढ़ी जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुख्य पात्र है रंगनाथ, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। मुख्य पात्र जो रंगनाथ है वो इतिहास से एमए है और इतिहास से एमए के साथ साथ वह पीएचडी में इनरोल हो चुका है, मतलब पीएचडी में अध्ययनरत हो चुका है। और क्योंकि वह अध्ययन रहने के साथ साथ और शहरी जीवन जीने की वजह से वह अस्वस्थ रहने लगता है, कमज़ोर पड़ जाता है, उसे बुखार आना शुरू हो जाता है। तो उसके मामा उसको अपने यहाँ बुलवा लेते हैं और कहते हैं कि तुम एक काम करो, मेरे यहाँ आ जाओ और 5-6 महीने यहाँ रहना, स्वस्थ हो जाना तो फिर वापस चले जाना। इस तरीके से रंगनाथ अपने मामा के गांव, मतलब कि कौन सा गांव का नाम है, शिवपालगंज।
वहाँ वो चला आता है। और कैसे आता है वह, जब आप उपन्यास जब शुरुआत करेंगे तो वो ट्रक पर सवार होकर किस तरीके से आगे बढ़कर आता है, और ट्रक का जो ड्राइवर है उसको देखता है जब रंगनाथ को, तो बड़ा खुश होता है कि ये तो बड़े अधिकारी, दूर से ही देखकर बड़ा प्रभावित होता है। फिर उनको बिठाकर बड़े ससम्मान उनको बिठाकर लेकर चलता है, और बातचीत में ही वह जानने की कोशिश करता है कि क्या आप सीआईडी में हैं, सीआईडी, आप सीआईडी में कार्यरत हैं, क्योंकि उन्होंने जो वेशभूषा रंगनाथ ने धारण किया है, खद्दर का कुर्ता, खद्दर का कोट, खद्दर का जो है पजामा, और खद्दर का झोला, इस तरीके की वेशभूषा में रंगनाथ के होने की वजह से ड्राइवर प्रभावित होकर उनसे वो मान लेता है कि ये सीआईडी का कोई अधिकारी है। लेकिन जब वो रंगनाथ ड्राइवर को बताते हैं कि नहीं, मैं एक पीएचडी का छात्र हूँ, तो उसकी चेतना, उसकी धारणा बिल्कुल बदल जाती है, और वह व्यवहार भी उसका बदल जाता है। और ये फिर उसको जो सम्मान मिल रहा था वो नहीं मिलता। तो ये तमाम कथा के प्रसंग हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि जैसे ट्रक ड्राइवर जब गियर लगाता है, टॉप गियर लगाता है, तो रंगनाथ कहते हैं कि ड्राइवर साहब, क्योंकि वो उसकी वजह क्या है, मैं जो गियर की बात कर रहा था कि ट्रक ड्राइवर जब वो गियर लगाता है तो वो गियर बार बार फिसल कर न्यूट्रल पे आ जाता है, टॉप गियर लगाता है तो न्यूट्रल पे आ जाता है। तो रंगनाथ व्यंग्य के रूप में कहते हैं कि तुम्हारा जो यह गियर है, तुम्हारे ट्रक का जो ये गियर सिस्टम है, हमारे देश की हुकूमत की तरह है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की तरह है। जैसे ही हम उसे टॉप पे लगाते हैं फिसल कर न्यूट्रल हो जाता है, जैसे ही टॉप पे लगाते हैं न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरीके के प्रसंग भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही वो शिक्षा व्यवस्था पर कुठाराघात करते हुए कहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था रास्ते पर बैठी हुई कुतिया की तरह है, जो चाहे उसको ठोकर मार कर चला जाए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, तमाम ऐसे विषय आपको आनंदित करेंगे, गुदगुदाएंगे। इसमें इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि इसमें और भी बहुत सारे पात्र हैं। जैसे एक पात्र है लंगड़। लंगड़ नाम से, लंगड़ का मतलब है उसका पैर कटा हुआ है और लाठी के भरोसे चलता है। वह भी इस उपन्यास में चित्रित हुआ है, और हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था के खोखलेपन को चित्रित करता है, उस न्याय व्यवस्था की दारुण दशा को चित्रित करने की कोशिश करता है। वह एक मुकदमा करता है, उस मुकदमे के लिए उसे नकल की ज़रूरत होती है, और तहसील में जाकर वह नकल लेने के लिए पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करता है। अंततोगत्वा उसे मिलता भी है कि नहीं मिलता, ये उपन्यास में आगे आप पढ़ेंगे। तो पूरी न्याय व्यवस्था को वह उंगली दिखाता हुआ लंगड़ दिखाई देता है इस उपन्यास में। इसके अलावा एक है गयादीन, जो कि जो गांव के, मान लीजिए सेठ जिसे हम कह सकते हैं, पैसे वाले हैं, उनका काम है बिजनेस करना, और वे एक बेटी के बाप हैं, एक बहन के भाई हैं। उनकी बहन संभवतः वो अपने घर में ही, काफ़ी उम्रदराज है, घर में ही रहती है, और उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, और उनकी बेटी, जवान बेटी जो कि 17-18 साल की है, जिसका नाम बेला है, वो उसके साथ रहते हैं। और बेला के प्रति जो झुकाव है, वो वैद्य जी का जो छोटा बेटा जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है रुक्मन बाबू, उनका बेला के प्रति झुकाव देखने में मिलता है इस उपन्यास में। और आपस में पत्राचार की कोशिश भी ये लोग करते हैं, बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। और कितना नाटकीय रूप में यह बेला जब पहले जुड़ती है रुक्मन बाबू से, और वह पत्र रुक्मन को जो भेजती है, रुक्मन को बेला लिख कर, वह पत्र रुक्मन को न मिलकर उनके बड़े भाई को किसी तरीके से प्राप्त हो जाता है। अब ये कथा है, इसमें इसके पीछे कहानी है। जब वो उनके बड़े भाई, किसको, बद्री पहलवान को जब मिल जाता है, तो बद्री पहलवान अपने चक्कर में पड़ जाते हैं और बेला से संबंध स्थापित कर लेते हैं, और कालांतर में बेला से शादी भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो एक हुए गयादीन, गयादीन की पुत्री का नाम बेला जो कि मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक पात्र और है जिसका नाम है छोटे पहलवान। छोटे पहलवान बद्री पहलवान का शागिर्द है, जो कि उन्हीं के साथ घूमता फिरता रहता है, उन्हीं के मातहत उछलता कूदता रहता है, और राजनीति में सक्रिय है। इसके अलावा हाँ, मुख्य पात्र यही है। मैंने आपको फिर से बता दूं, सनीचर हो गया,
गयाधीन बेला का जो बाप है, लंगड़ मैंने आपको बता ही दिया, रामाधीन भीकमखेड़ भी मैंने बता ही दिया आपको। खन्ना मास्टर जो कि छंगामल विद्यालय में जो इतिहास का शिक्षक है, छंगामल विद्यालय का जो इतिहास का शिक्षक जैसे खन्ना मास्टर के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो इसी विद्यालय का पात्र है मालवीय, वह भी छंगामल विद्यालय में वह भी शिक्षक है, उनका भी नाम आता है। बद्री पहलवान का नाम मैंने बता ही दिया, रुक्मन बाबू का नाम बता ही दिया, वैद्य जीवन के पिता हैं, हमको उनके बारे में मैंने चर्चा कर ही दी है आपसे। रंगनाथ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और बेला और छोटे पहलवान तमाम ऐसे पात्र हैं जो कि इस पूरे की पूरी कथा को, ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारे पात्र हैं जो कि इस कथा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस उपन्यास को आपको पढ़ना चाहिए। यह उपन्यास कहीं न कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था को और हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक तमाम ऐसे जो स्वरूप हैं, जो धाराएं हैं, उनको एक अलग चश्मे से देखने की दृष्टि प्रदान करता है, एक अलग चश्मे से देखने की दृष्टि प्रदान करता है, और हमें असल सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि असल में चीज़ें क्या हैं और असल में वह चीज़ें किस रूप में चरितार्थ होती हैं। तो ये आप सभी मित्रों को, साथियों को और मेरे प्रिय छात्रों को ज़रूर पढ़ना चाहिए उपन्यास। आगे मैं फिर इस उपन्यास के बारे में और इस उपन्यास से चुने हुए प्रसंगों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। फ़िलहाल ये लगभग 21 मिनट का ये वीडियो हो गया, पता नहीं ये सेंड होगा कि नहीं होगा। फिर भी मुझे खुशी है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। आगे फिर चर्चा करेंगे हम लोग। नमस्ते, बाय।